हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज इन टर्म्स ऑफ SPOCA, which is a very important, or somewhere we can say very difficult topic। इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब तक ग्रामर के टॉपिक चल रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी रुकनी नहीं चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करता रहना है, सॉरी। चलो बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ SPOCA। What does SPOCA or SPOCA we can say stand for? SPOCA सर होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पूरे टॉपिक में हमें करना क्या है, उन सारे चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिखा वो है क्लॉज, यानी हमें यह समझना है कि ये क्या होता है, और फिर हमें इसका एनालिसिस करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडवर्ब क्या है। दिस इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन दिस टॉपिक, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि है ना, ये रामायण क्या है। रामायण मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि स्पोका क्या है। SPOCA, ये क्या है। फिर हम देखेंगे क्लोज क्या है। SPOCA। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि इनमें से हर एक लेटर का क्या मतलब है। व्हाट डज स्पोका स्टैंड फॉर। एस फॉर सब्जेक्ट वी कैन से प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर। ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सी स्टैंड्स फॉर complement and A stand for adverb or adverbial we can say. Adverb when there is a single word functioning as adverb, and adverbial when there are more than one word functioning as adverb। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले दो टॉपिक्स में समझ भी ली है। MHM भी हमने पढ़ा है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न भी पढ़ा है, वहाँ सारी हमने चीज़ें डिस्कस करी है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्ब और एडवर्बियल क्या होता है। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें क्लोज दिया जाएगा एग्जाम में, हमें क्लोज का स्पोका करना है। क्लोज का क्या करना है, स्पोका करना है। तो पूरे इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो क्लोज क्या है। क्लोज में जैसे नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है,
ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। फिर हमें देखना है मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, फिर हमें देखना है सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है या डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इन सभी पर बात करनी है। पहले इन सभी पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर किसी भी सेंटेंस का हम स्पोका कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, पहले एक स्पोका का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मेघा calls me a fool every day। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है, आपसे इसका स्पोका करवाए तो ये तो क्या हो गया एस, ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया ओ, ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया ए। इस तरह से अब आपको पूछ सकता है कि ये जो है ये कौन सा क्लोज है, ये कौन सा क्लोज है, तो आपको दिया जाएगा ऑप्शन प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आप क्या आंसर देंगे, प्रिंसिपल क्लोज है। अब प्रिंसिपल क्लोज बोल दो, मेन क्लोज बोल दो, या इंडिपेंडेंट क्लोज बोल दो। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, या मेन क्लोज बोल दो। क्यों है अब ये ऐसा, इन सारी बातों पर ही हमारा पूरे टॉपिक में डिस्कशन होना है। चलिए एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे क्लोज से। क्लोज क्या होता है? तो शुरू करते हैं कि क्लोज क्या होता है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए क्लोज। आगे बढ़ रहे हैं हम क्लोज को लेकर। हम बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान देंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स consisting of a group of word consisting of a subject and a finite verb। अब कईयों के दिमाग में ये आए फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो ऐसी वर्ब जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, वो फाइनाइट होती है। और जो चेंज नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट में अपन किस किस को लेते हैं, जैरेंड को लेते हैं, इन्फिनेटिव को लेते हैं, और पार्टिसिपल को लेते हैं। ठीक है, बात आ जाती है, सारी चीजें हमने बेसिक सेंटेंस पैटर्न और क्या पढ़ा था हमने, एमएचएम, उसमें डिस्कस कर लिए। तो माय सजेशन इज कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप बेसिक सेंटेंस पैटर्न जरूर पढ़ें, उसके बाद एमएचएम पढ़ें, देन कम टू दिस टॉपिक, फिर इस टॉपिक पर आए। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लोज क्या होता है कि सर एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या एक बात हम बोल सकते हैं जो क्लोज को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, वो क्या बात है, वो ये बात है a clause, a clause may be or may not be, a clause may be or may not be a sentence, or
कंप्लीट सेंटेंस वी कैन से। जरूरी नहीं है कि एक क्लोज जो है वो हमेशा सेंटेंस हो, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस हो, और हो भी सकता है वो एक सेंटेंस हो। अगर वो क्लोज अगर कंप्लीट सेंटेंस है, अगर पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है, किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में अपनी जो है कंप्लीट मीनिंग दे सकता है बिना किसी दूसरे क्लोज से जुड़े, तो वो क्लोज क्या कहलाता है? मेन क्लोज कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज बोल लो। जब वो किसी दूसरे पर डिपेंड होगा तो वो डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्लोज है सर, एक उसको एक सेंटेंस भी कह सकते हैं और सेंटेंस नहीं भी कह सकते हैं। सेंटेंस कब कहेंगे? जब वो कंप्लीट मीनिंगफुल हो। और सेंटेंस कब नहीं कहेंगे उसको? केवल क्लोज ही कब कहेंगे? जब वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो। ठीक है, यहां तक लिखें, फिर इसका एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं कि राधा टुक अ टैक्सी। राधा ने क्या ले ली? एक टैक्सी ले ली। व्हेन आई व्हेन आई टोल्ड हर टू डू सो। जब मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा तो राधा ने क्या ले ली? एक टैक्सी ले ली। तो राधा टुक अ टैक्सी, क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है? मैं आपसे बोलूं कि यार मेरी दोस्त ने टैक्सी ले ली थी, मेरे दोस्त ने बस पकड़ ली थी, मेरे दोस्त ने बाइक खरीद ली थी, कंप्लीट है। कोई दूसरी बात को बोलकर इसको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर आप इस ऐसा बोलें, केवल मैं आपको ये बात बोलूं कि यार व्हेन आई टोल्ड हर टू डू सो, जब मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा, सामने बोलेगा ऐसा कैसा? जब मैंने यार भाई, जब मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा, भाई कैसा तो, और किसको? तो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा। यानी जब सामने वाले के दिमाग में कंप्लीट चीज नहीं जाएगी, तब डाउट्स और तब कंफ्यूजन पैदा होता है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब जो आपने बात बोली है, बात ही तो सेंटेंस होता है, जो आपने बात बोली वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो फिर वो क्या है? तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, या इसको क्या बोल लो? मेन क्लोज। इसको मेन क्लोज कह सकते हैं। या इंडिपेंडेंट, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दूसरे पर कोई निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसका इससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये अपने आप में पूरा है, इसको इस वाक्य की जरूरत नहीं है पूरा करने के लिए, जबकि इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है। सो हम इसको क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज,
इनकम्प्लीट क्लोज। ठीक है, इस तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया बात? हम थोड़ा सा अब और बाइफर्केशन करेंगे, अब हम थोड़ा सा और इसको डिवाइड करेंगे आगे फर्दर। एक बार इसको नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये चीज समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। अब आपको बस यही समझना है कि सर सबऑर्डिनेट क्लोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, कितने टाइप का क्या हो सकता है, कैसा दिखेगा सर, है कैसे पता कर सकते हैं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। इन सारी बातों पर हमें, ये सारी बातों का को लेकर आपका कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा अपन दूर करेंगे। तो शुरू करना पड़ेगा हमें क्लोज। उससे पहले हम थोड़ा सा ये पार्ट देख लेते हैं कि सेंटेंस को डिवाइड कैसे करेंगे। कि सेंटेंस को कैसे डिवाइड करेंगे। सेंटेंस को कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए, सेंटेंस को हम तीन पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक हम बोल सकते हैं कैसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। एक बोल सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी क्लोज ही है, सुना होगा अब तक आपने। अब अगर बात करें सर सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि आपको पता है एक और दो दोनों, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एडवर्ब और एडवर्ब्स हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मतलब सर उसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, एडवर्ब एक हो सकती है, दो हो सकती है, और कॉम्प्लीमेंट हो। मतलब एक सिंपल सेंटेंस हो, एक ही सेंटेंस हो, एक ही वर्ब हो, एक वर्ब यानी एक सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है सर सिंपल प्लस सिंपल। कंपाउंड सेंटेंस का क्या मतलब है, सिंपल प्लस सिंपल। दो सिंपल मिलकर, दो सिंपल वाक्य मिलकर, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लोज मिलकर, ऐसा बोल लो। एक सिंपल सेंटेंस है यानी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी की जरूरत नहीं है। जैसे अभी वो था सेंटेंस शी टुक अ टैक्सी वाला, तो वो इंडिपेंडेंट भी तो था। तो ऐसे दो इंडिपेंडेंट मिल जाए, ऐसे दो सिंपल मिल जाए, तो सिंपल को हम और क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। तो दो सिंपल मिल जाए तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कितनी वर्ब होगी, दो। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वर्ब प्लस वर्ब मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब होगा,
कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जरूर नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो सकता है। एस वी ओ हो सकता है, एस वी ए हो सकता है, एस वी सी हो सकता है। तो ऐसे दो वाक्य मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस को बोल सकते हैं पर कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग वाला सेंटेंस। इनको जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा उसको ही तो बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलो, यानी हम ऐसा कह सकते हैं इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं, दोनों को अलग अलग कर सकते हो आप। दोनों को अलग अलग कर लो तो भी सामने वाले को समझ में आ जाए। एक बात छिपा लो तो भी सामने वाला ये नहीं सोचे कि यार इससे कोई दूसरी बात भी कनेक्टेड है। तो ऐसे वाक्यों को सिंपल वाक्य, इंडिपेंडेंट वाक्य यानी सिंपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक तो होगा कंप्लीट, यानी एक तो होगा सिंपल, है ना, एक तो होगा सिंपल और एक होगा सबऑर्डिनेट यानी इनकम्प्लीट। देखो सब्जेक्ट तो यहां भी होगा, सब्जेक्ट यहां भी होगा, लेकिन इनकम्प्लीट होगा। सब्जेक्ट यहां भी होगा, सब्जेक्ट यहां भी होगा, वह भी यहां भी होगी, वह भी यहां भी होगी। ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है। एडवर्ब यहां भी हो सकता है, एडवर्ब यहां भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट यहां भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट यहां भी हो सकता है। फर्क क्या है? बस ये इनकम्प्लीट होगा, ये इस पर निर्भर रहेगा। तब कौन सा सेंटेंस बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा यानी इस सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लोज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, यानी एक मेन क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब इनके एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लो आप, है और समझ में आ जाएगा थोड़ा। एक बार इस डायग्राम को बनाओ, शानदार तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, है ना, तभी आपको क्लियर हो जाएगी बात। इधर लिख लेते हैं अपन सिंपल, एक एक कर लेते हैं, पता नहीं जगह बचे ना बचे। सिंपल कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे आप ले लो द डॉक्टर, द डॉक्टर, द डॉक्टर डिड नॉट रीच ऑन टाइम। भाई साहब डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचा यार। अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, है ना। अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। कंपाउंड ले लो। अब इसी को जोड़ देता हूँ चलो, है ना।
द डॉक्टर डिड नॉट रीच ऑन टाइम बट ही sent the medicines in time. इन टाइम का मतलब समझ गया ना, समय रहते रहते, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यार उसने समय रहते रहते दवाई भेज दी थी। तो सामने वाला ज्यादा से ज्यादा उसने का नाम पूछ सकता है कि अरे उसने कौन है ना, लेकिन बाकी बात सामने वाले को समझ में आ जाएगी। और ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, केवल ऊपर वाला पढ़े यार डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचा यार भाई साहब। अच्छा, ये तो बात गलत है। सामने वाले को ये भी समझ में आएगा, सामने वाले को ये भी समझ में आएगा। बीच में जो आपने ये बट लगाया है ये एक कंजंक्शन है जिसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि क्या बताता है, ऑपोजिट चीजें बताता है, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। जब अपन कंजंक्शन पढ़ेंगे तो इनके नाम भी पढ़ेंगे कि बट कौन से टाइप के कंजंक्शन में आता है। अब बात आ जाएगी कंपाउंड सेंटेंस पर। कौन से सेंटेंस पर बात आ जाएगी, कंपाउंड तो हो गया ये, तो कंपाउंड हो गया तो इसमें एक बात और समझ लेते हैं, ये जो डॉक्टर डिड नॉट रीच ऑन टाइम है ये भी सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये भी सिंपल सेंटेंस ऊपर का, ये भी सिंपल सेंटेंस और ये भी सिंपल सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ दिया, दो प्रिंसिपल क्लोज को जोड़ दिया, ऐसे तो कंपाउंड वाक्य बन गया। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ले लेते हैं। शी कैन हेल्प यू इफ यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट, कि अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अगर तुम चाहो तो भैया वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अगर तुम चाहो तो शी कैन हेल्प यू, यार वो लड़की तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अच्छा यार ठीक है, फिर तो मैं जरूर हेल्प लूंगा। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, सामने वाले को बात पूरी समझ में आ गई। इस वाक्य को सुनकर सामने वाला थोड़ा लगे क्या भाई वो लड़की तेरी हेल्प कर सकती है, ठीक है, तो सामने वाला चुप हो जाएगा। लेकिन इफ यू वॉन्ट ऐसा बोल दो, अगर तुम चाहो, भाई क्या क्या चाहूं, क्या चाहूं, सामने वाला प्रश्न पूछेगा नहीं, ये वाक्य कंप्लीट नहीं है, इसका इससे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ये सेंटेंस जो है ये क्या है, ये क्या है, ये सिंपल है, कंप्लीट है, इसलिए इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट कहां लिखूं, इंडिपेंडेंट लिख देता हूं ऐसे, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। और ये हो गया इनकम्प्लीट, अधूरा हो गया ये, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया या डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि निर्भर है ये उस पर, डिपेंडेंट हो गया। जबकि ये इस पर डिपेंड नहीं है, ये इस पर डिपेंड नहीं है, तो ये जो दो सेंटेंस है द डॉक्टर डिड नॉट रीच, ये सिंपल भी है, प्रिंसिपल भी है और इंडिपेंडेंट भी है। सेम ऐसे ही सेंट द मेडिसिन इन टाइम, ये भी सिंपल भी है, प्रिंसिपल भी है और इंडिपेंडेंट भी है। और ये क्या है, ये सिंपल भी है, कंप्लीट भी है, प्रिंसिपल भी है, इंडिपेंडेंट भी है। इस तरीके से आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का पता लगा सकते हैं। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आपको ये समझाने की कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को कैसे समझ सकते हैं। अब नोट करिए बढ़िया शानदार तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ये? तो इनकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। सिंपल सेंटेंस, a simple or independent sentence can be seen as principal clause, can be seen as principal clause in a sentence। एक बड़ा सेंटेंस हो, उसमें अगर एक सिंपल सेंटेंस हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन फिर आप बोलेंगे सर सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? फिर आप बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज होता है a close or incomplete or dependent sentence which depends upon the प्रिंसिपल और मेन और सिंपल, है ना? सिंपल क्या? सिंपल क्लोज टू गिव सम मीनिंग, कोई थोड़ा बहुत अर्थ देने के लिए या कंप्लीट अर्थ देने के लिए। किस पर डिपेंड करता है ये? प्रिंसिपल क्लोज पर, मेन क्लोज पर, या जो सिंपल सेंटेंस होगा इसके साथ में, जिसको आप अलग से भी बोल सकते हैं, अलग से देख सकते हैं, है ना, जिसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस अधूरे वाले की, तो उससे जुड़कर ही ये सबऑर्डिनेट क्लोज अपना मीनिंग दे सकता है, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, या डिपेंडेंट क्लोज भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंट क्लोज भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर बात है? तो दो हो गया, सिंपल और सबऑर्डिनेट। एक और रह गया कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, ये बात हो गई। अब ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अच्छा, हम बोल सकते हैं अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस a complex sentence has or consists of a प्रिंसिपल और मेन क्लोज। एक तो क्या होगा इसमें? प्रिंसिपल क्लोज होगा या मेन क्लोज होगा।
and one or more subordinate clauses. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक प्रिंसिपल और मेन क्लोज तो होगा ही होगा, साथ में सबऑर्डिनेट क्लोज एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है. इसका एक एग्जांपल देता हूं, यहीं से इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. we all know that God helps those who helps themselves. God help those who help. ऐसे हटाओ ना, यहाँ से क्या आफत है, इन डिजिटल बोर्ड की भी बहुत आफत है भाई. ठीक है, देखो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, वी ऑल नो, हम सभी को पता है, वी ऑल नो, हम सभी को पता है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लोज. दैट गॉड हेल्प्स दोज, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज. हु हेल्प देमसेल्व्स, ये भी हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज. तो यहां पर एक तो हो गया प्रिंसिपल क्लोज और दो हो गए सबऑर्डिनेट क्लोज. ऐसे वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कह सकते हैं. ठीक बात है. तो आज हमने डिस्कस किया सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पार्ट. क्लोज क्या होता है वो थोड़ा सा, है ना, SPOCA, इसका मतलब क्या होगा. अब ऐसे देखें ना तो पता है ये पूरा क्या हो गया. वी ऑल नो, वी ऑल सब्जेक्ट हो गया, नो प्रेडिकेट हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट है. हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं. ये लो, तो ये SPO हो गया. ये पूरा जो सेंटेंस है ना, ये SPO है. ये पूरा सेंटेंस, द होल सेंटेंस इज SPO. ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये वाला, ये क्या है, SPO है. वी ऑल हो गया आपका सब्जेक्ट, नो हो गया आपका प्रेडिकेट, और ये हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट. इस तरह से आपसे स्पोका करवा सकता है किसी भी क्लोज का, छोटा हो, बड़ा हो, मजला हो, आधा हो, कैसा भी हो. बात समझ में आ गई. अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लोज वाला पार्ट, प्रिंसिपल क्लोज, है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज. और फिर हम देखेंगे थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन देखने के बाद, फिर हम देखेंगे नाउन क्लोज का क्या फंक्शन होता है, एडजेक्टिव क्लोज का क्या फंक्शन होता है, एडवर्ब क्लोज का क्या फंक्शन होता है. ये 2-3 क्लोज अपने को देखने हैं. और फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे SPOCA. फंक्शन पर ध्यान देना है, किसी भी सेंटेंस के फंक्शन पर ध्यान देना है. नाउन क्लोज क्या होगा, सिंपल सी बात, हमने पढ़ लिया भाई, पहले नाउन फ्रेज नहीं पढ़ा क्या, अब उस नाउन फ्रेज में वर्ब जोड़ दो, नाउन क्लोज हो जाएगा.
नाउन क्लोज किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का काम कर लेगा। एडवर्ब क्लोज किसका काम करेगा, एडवर्ब का ही काम करेगा। एडजेक्टिव क्लोज किसका काम करेगा, सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। एडजेक्टिव क्लोज किसका काम करेगा, एडजेक्टिव करेगा, कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा केवल। तो इस तरीके से उन तीनों क्लोज की हम डेफिनेशन देख लेंगे, उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं फंक्शन वाइज क्वेश्चन बनाकर, वो चीज हम देखेंगे, है ना। और फिर हम एनालिसिस करेंगे पैटर्न्स पर, सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, धन्यवाद।